आतंकवाद की पौध को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान में अब चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक बैठकें, सेना प्रमुखों के साथ मंथन में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पूरी तरह से लॉक हो चुका है। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का फिर से गठन हुआ है और बोर्ड की कमान पूर्व RAW प्रमुख आलोक जोशी को सौंपी गई है। दिल्ली में ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान को भी मालूम है कि मुल्क पर हमला हो सकता है। आज जो हलचल दिल्ली में चल रही है उसकी धमक इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ऐसे व्यूह की रचना कर चुके हैं जिससे बच पाना शहबाज शरीफ के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मोदी कई बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। हिंदुस्तान के चक्रव्यूह में पाकिस्तान। सबसे पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक हुई। तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी यानी कि CCEA की हुई और आखिर में कैबिनेट की बैठक हुई। यानी किसी भी एक्शन से पहले भारत खुद को हर मोर्चे पर तैयार रखने की कवायद पूरी कर चुका है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज 4 अहम बैठकें हुई। एक के बाद एक हुई बैठक से संदेश साफ है, पहलगाम मामले में भारत पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए आज की रात बेहद खास है और आज ही की रात पाकिस्तान के लिए अमावस की रात होने वाली है। हमला कब होगा, बम कहां गिरेगा, ये सब कुछ लॉक हो चुका है। सीमा पार पाकिस्तान की गोद में पलने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। पुलवामा का बदला दुनिया देख चुकी है। उरी का जवाब पाकिस्तान भूल नहीं सकता। अब पहलगाम के लिए जो भी होगा वो तेजी से होगा और कड़ा होगा। भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब बातों से नहीं, बात आगे बढ़ चुकी है। फैसला सरहद पर होगा। भारतीय सेना को खुली छूट मिल चुकी है और ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाला फैसला है। जो पाकिस्तान अब तक सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करके अपनी पीठ थपथपा रहा था, अब उसके अंजाम का वक्त सामने आ चुका है। जल थल नभ से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए करीब करीब तैयारियां पूरी हैं। जवाब कब, कैसे और कहां और किस रूप में दिया जाएगा, ये दुश्मन की हर धड़कन में खौफ बन चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान एक्शन में है, सेना को खुली छूट है। अब आर पार की लड़ाई होगी। पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तीनों मोर्चे पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक ऑर्डर और पाकिस्तान का नामो निशान मिटना तय। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के लिए कयामत जैसा होगा। जहां तक पाकिस्तान सोच नहीं सकता वहां तक तबाही मचेगी और इसी डर के सदमे में पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री की रातों की नींद उड़ चुकी है। एब्सोल्युटली ठीक है कि सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना और कैसे करना है। आर्मी को खुली छूट देने का मतलब है कि पाकिस्तान पर हमले का तरीका, टारगेट और टाइम ये तीनों सेना ही तय करेगी। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सेना को इस तरह से खुली छूट दी जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो सरकार और सेना के बीच अब मीटिंग नहीं होगी। सेना अपनी मर्जी से मिलिट्री ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र है। ऑपरेशन के लिए देश के अंदर और सीमा के बाहर का इलाका भी शामिल हो सकता है। सेना जरूरतों के हिसाब से हथियार का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ अब ऑपरेशन का फैसला सेना चीफ करेंगे, यानी टारगेट लॉक हो चुका है। कमान तीनों सेनाओं के पास है। ऑर्डर सेना चीफ देंगे और पाकिस्तान पर बम वर्षा शुरू हो जाएगी। जरा सोचिए, जब कोई दो देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हों और तब उस वक्त देश का एक बड़ा मंत्री रात के 2 बजे अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आ जाए और ये कहे कि अगले 24 घंटे में हम पर हमला होने वाला है, तो फिर क्या कहेंगे? अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? या तो वो देश बेहद खौफ में है और रातों को भी पूरा का पूरा देश जाग रहा है, सो नहीं पा रहा है, या फिर वो अपने बयान के जरिए कोई एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहा है। और यही काम किया है पाकिस्तान की सूचना मंत्री ने, जो पाकिस्तान में खौफ के आलम को बयां करता है। रात के 2 बजे दिमाग की बत्ती जली या फिर शहबाज के मंत्री को कोई सपना आया, दोनों जवाब गलत हैं। सच तो ये है कि इनके चेहरों पर खौफ की झलक साफ साफ नजर आ रही है। जरा सोचिए, रात के 2 बजे शहबाज के सूचना मंत्री सिर्फ ये कहने तो नहीं आए होंगे कि भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। तो असल संदेश क्या था? ये बयान ही पाकिस्तान में खौफ का सबूत है, लेकिन बयान से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं।
क्या 24 घंटे बाद पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? क्या खुली छूट मिलने के बाद आर्मी कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्योंकि दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें और रात के 2 बजे पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये खामोशी किसी गहरे तूफान का इशारा है। पाकिस्तान मुस्लिम जमात के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है। असीम मुनीर ने चंद दिन पहले ही अपनी नीयत को साफ कर दिया था और अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मजहब के नाम पर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ देगा? चलिए समझते हैं। मुनीर को ये गलतफहमी है कि जंग में मुस्लिम देश उनके साथ खड़े होंगे, जबकि जमीनी हकीकत अगर ये है कि पाकिस्तान के पड़ोसी भी उसके साथ नहीं है। हाँ, कुछ देशों से साथ मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद तुर्की से होती है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से सैन्य और सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे हैं। हाल के सालों में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्की के अलावा सीरिया और इराक भी सीमित समर्थन दे सकते हैं। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम को भी इस बात का गुमान है, यानी पाकिस्तान का गुमान तुर्की और चीन ही है। जबकि इस लिस्ट में ऐसे भी तमाम देश हैं जो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और कतर, क्योंकि इन देशों से भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। जबकि ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और मलेशिया जैसे देश न्यूट्रल पोजीशन में रह सकते हैं। यानी 2 देशों को छोड़ शायद ही जंग में कोई पाकिस्तान के साथ है। लेकिन भारत के खिलाफ खुलकर खड़े होने की हिम्मत ना तुर्की में है, ना ही चीन ऐसी गलती करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान को लेकर चीन की चाल पर हमेशा सवाल खड़े हुए हैं और इस बार भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जंग हुई तो क्या चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा या पर्दे के पीछे से वो पाकिस्तान की मदद करेगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ होने के आरोप लगते रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर शी जिनपिंग का बैकसाइड प्लान क्या है। ड्रैगन ने जब चाल चली, भारत के खिलाफ ही चली। भला आज ये उम्मीद भी कैसे कर लें कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने चंद दिन पहले ही कहा था कि एक मजबूत मित्र और हर मौसम में रणनीतिक सहयोगी साझेदार के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में पाकिस्तान का समर्थन करता है। हालांकि उसने निष्पक्ष जांच और शांति की बात भी की, क्योंकि चीन के लिए भी जंग किसी श्राप जैसा होगा। वो कैसे, जरा समझिए। अगर वो जंग में सीधे कूदता है तो वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, भारत एक बड़ा बाजार और वैश्विक शक्ति है। अमेरिका से टैरिफ वार में कारोबार पर ब्रेक लगने के बाद चीन नहीं चाहेगा कि भारतीय बाजार भी उसके हाथ से निकले। ऐसे में चीन के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो है पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से सैन्य सहायता और गोला बारूद की सप्लाई दे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें CPEC और रक्षा समझौते शामिल हैं। ऐसे में चाइना पाकिस्तान को परोक्ष मदद करेगा, जिसमें आर्थिक मदद करना, खुफिया जानकारी मुहैया कराना और कूटनीतिक मंचों पर समर्थन करना। पर चाइना शायद ही सीधे लड़ाई में कूदने की कभी हिंदुस्तान के सामने गलती करे। कोई बड़ी बात नहीं कि युद्ध के दौरान या उसके आसपास चीन LIC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हलचल बढ़ा सकता है, ताकि भारत 2 मोर्चों पर ना उलझ सके। और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर जुबानी बम गोले दाग रहे हैं। पहले न्यूक्लियर धमकी का जवाब 30 मिनट से दिया, तो अब पाकिस्तान पर मलेरिया वाला अटैक असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांक ले पाकिस्तान, मोटरसाइकिल का टायर तक नहीं बना सकता, मलेरिया की दवा नहीं बना सकता। भारत तुमसे कहीं आगे है, भारत से पंगा मत लो। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। खुले मन से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले ओवैसी आंख बबूला हैं। पाकिस्तान की धमकी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और शहबाज शरीफ को चेतावनी दे रहे हैं, भारत से पंगा मत लेना, नहीं तो महंगा पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान चीन के दम पर युद्ध की घड़ी में उछल कूद मचा रहा है, ओवैसी ने उसकी भी पोल खोल दी और बता दिया, जिस चीन को पाकिस्तान अपना आका मानती है, वही चीन पाकिस्तानी मुसलमानों को बंदी बनाकर मांस खिला रहा है। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात कहते हो? वो चीन जो जिनजियांग में
मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में। आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। ओवैसी का ये बयान पाकिस्तान के साथ साथ देश के तमाम मुसलमानों के लिए भी है, खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले तमाम नेताओं के लिए भी है, जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन झुकाव कहीं और है। जहां एक और पूरा देश पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद गम में डूबा हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल बना हुआ है, तो वहीं इस गम और साथ देने की घड़ी में कुछ मुसलमान नेता अपने पुराने राग पर लौट आए और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ फिर से आवाज उठाने लगे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु अब बिल के खिलाफ लोगों से बत्ती गुल की अपील कर रहे हैं। 15 मिनट के लिए जो रोशनियां हैं उनको जो है वो बंद कर दे, उसको बुझा दे। घरों की रोशनियां हो, चाहे दुकानों की रोशनियां हो, चाहे उनके कारखाने हों, या जो भी उनका इंस्टीट्यूशन हो, उसकी रोशनियां सिर्फ 15 मिनट के लिए एहतजाज है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और इसे बांटने की कोशिश वाला फैसला बताया। तो अगर इनको संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर भरोसा है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इनको ब्लैक आउट करना चाहिए? मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आज जो उन्होंने कॉल दिया है, ये लोगों में बांटने की कोशिश है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ एक पब्लिक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिसमें कुछ वक्त के लिए लाइट बंद करने की सलाह दी गई है, जिसको AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। उधर पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव है और इधर योगी आदित्यनाथ ने नेपाल बॉर्डर पर स्ट्राइक कर दी। ये स्ट्राइक अवैध मदरसों पर हुई। नेपाल बॉर्डर से सटे दर्जनों अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया है और तो और भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर भी मस्जिद बना दी गई है, जिसके एक हिस्से को ढाया गया। तो पता है कि नेपाल बॉर्डर पर ही ये कार्रवाई क्यों हुई है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि नेपाल से सटे इन अवैध मदरसों में अवैध गतिविधियों के पहले भी इनपुट मिले थे। पाकिस्तान से तनाव के बीच नेपाल के रास्ते कोई घुसपैठ या इन अवैध ठिकानों पर कोई भी संदिग्ध शरण न लेने पाए, इसीलिए ये कार्रवाई है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे महज 200 मीटर दूर पर आप देख सकते हैं, ये मदरसा है दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसुल उलूम निजामिया, जिस पर अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा जब यहाँ पे पहुंचा गया तो यहाँ पर जो भी यहाँ अध्यापक थे, उन्होंने कोई भी वैध कागजात नहीं दिखाया, जिसके बाद से अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस अवैध तरीके से संचालित मदरसे को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अकेले महाराजगंज नहीं बल्कि नेपाल सीमा से सटे लगभग सभी जिलों योगी फोर्स और स्थानीय प्रशासन ने ये अभियान चलाया। ये 3 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का मकसद एक ही है, कोई संदिग्ध आदमी इन मदरसों में शरण न लेने पाए। पहलगाम की घटना के बाद अचानक इन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, किस भूमि पर बने हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, वहां पर पढ़ाने वाले कौन हैं, उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। जो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है बॉर्डर पे, वह भी एक चिंता का विषय है। अब तक कार्रवाई की बात करें तो महाराजगंज में 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित, 2 जगह बुलडोजर एक्शन और 1 मदरसा सील किया गया, जबकि श्रावस्ती में तो 34 अवैध मदरसे सील किए गए, जबकि बहराइच में भी अब तक 6 मदरसे सील किए गए, जबकि 86 इमारतों पर बुलडोजर वार हुआ। कुल मिलाकर नेपाल बॉर्डर पर योगी की स्ट्राइक जारी है, ताकि कोई भी संदिग्ध नेपाल के रास्ते भारत में न घुसने पाए। NIA की जांच में पहलगाम आतंकवादी हमले के परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। जांच में ये भी पता चला है कि आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में पहले गेट बंद किए और फिर नरसंहार को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे और बैसरन घाटी के एग्जिट गेट पर पहली गोलीबारी हुई। पहलगाम हमले के जीवित बचे लोगों और आई विटनेस के बयानों के मुताबिक पर्यटकों और अन्य लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आतंकवादियों ने एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद कर दिए थे। जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों से पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकवादी एंट्री गेट से आए थे, जबकि 1 एग्जिट गेट पर तैनात था और चौथा आतंकवादी जंगल में कहीं छिपा था। हालांकि केवल 3 आतंकियों
ने ही पर्यटकों पर गोलीबारी की। 2 आतंकवादी सेना की वर्दी में थे, जबकि तीसरा पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहने हुए था। एनआईए की जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि पहली गोली एग्जिट गेट पर चलाई गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और पर्यटक एग्जिट गेट की ओर भागे। हालांकि उन पर घात लगाने के लिए 2 आतंकवादी पहले से ही वहां मौजूद थे। एंट्री गेट पर आतंकवादियों ने सभी को इकट्ठा किया और महिलाओं को पुरुषों से अलग होने के लिए कहा। हालांकि लोगों ने मना कर दिया, तो फिर आतंकवादियों ने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग होने के लिए कहा, लेकिन फिर भी लोगों ने मना कर दिया। सबसे ज्यादा हताहत चाय की दुकान और भेलपुरी स्टॉल के पास हुए, क्योंकि वहाँ कई लोग इकट्ठा थे। पहाड़ी रास्तों का टीचर पहलगाम हमले का गुनहगार निकला। जी हां, एनआईए ने हमले में लश्कर के शीर्ष कमांडर फारूक अहमद की भूमिका का खुलासा किया है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और आतंकवादियों की मदद के लिए यहां तक उनको पहुंचाया। आतंकी फारूक का ये नेटवर्क पिछले 2 वर्षों में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब तक का सबसे कायराना हमला रहा है। एनआईए के मुताबिक फारूक अहमद ने पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार किया, जिन्होंने एफटी यानी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। जानकारी के मुताबिक फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा बैठा है। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी फारूक अहमद पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कर आता है। इसके पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है, इसीलिए इसे पहाड़ी रास्तों का टीचर कहा जाता है। कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकी फारूक अहमद का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत की तैयारियों से थर-थर कांप रहे हैं और अब उन्हें कराची खोने का डर भी सताने लगा है, क्योंकि शहबाज के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो दावा किया है वो पाकिस्तान के डर को और मजबूत कर रहा है और उसके बाद आसिम मुनीर की सेना मोर्चा संभालने के लिए तैयार दिख रही है। और पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि उसने पीओके में बॉर्डर पर वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। साथ ही अपनी सैन्य क्षमता परखने के लिए सीमा के पास अभ्यास भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर कराची को लेकर है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी वायुसेना ने फिजाए बद्र और ललकारे मोमिन जैसे बड़े पैमाने पर हवाई अभ्यास शुरू किए हैं, जिनमें J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। खास तौर से कराची की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे एडवांस HQ-9 वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है, जो हवाई और समुद्री खतरों से निपटने में सक्षम बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के मुहाने के उत्तर पश्चिम में अरब सागर पर दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हाई अलर्ट पर हैं और अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने लगातार पहलगाम हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पाकिस्तान का ये डर एक रिपोर्ट से साफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिरोजपुर सेक्टर के सामने वाले इलाकों में पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग, रावलकोट और तोलीपीर में पाकिस्तान की 6ठी आर्मर्ड डिवीजन और 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन की गतिविधियां देखी गई हैं। ये दोनों डिवीजन आमतौर पर पंजाब और गुजरांवाला में तैनात रहती हैं, इसीलिए उनकी यहाँ मौजूदगी असामान्य मानी जा रही है। पिछले 6 दिनों से नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। पाकिस्तान की ओर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से पीओके में अतिरिक्त सैनिकों को भी भेजा गया है।